नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रामाणिक तैयारी करते हैं। इसी तैयारी के क्रम में बहुत सारी विषय सामग्री हम अपने चैनल पे पढ़ चुके हैं। आपके लगभग सिलेबस के बड़े हिस्से को कवर करने के बाद प्रैक्टिस बुक के रूप में हम यह टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल के पद्य वाले भाग को पूरा पढ़ने के बाद आधुनिक गद्य के अंतर्गत आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी, जिसका शीर्षक रहेगा नाटक एवं एकांकी। हिंदी गद्य साहित्य का विकास के अंतर्गत हिंदी गद्य विकास हमारी पहली कक्षा रही। आज हमारी यह दूसरी कक्षा रहेगी नाटक एवं एकांकी। इससे पूर्व 2-3 प्रश्न, कल की कक्षा के 3 प्रश्न रह गए थे, उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ेंगे। कल की कक्षा में से एक प्रश्न देख लेते हैं। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। कुछ और भी उपयोगी सामग्री देख लेते हैं। रचना है लाल चंद्रिका, रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। संबंध विशेष है बिहारी सतसई की यह टीका है। लाल चंद्रिका क्या है? बिहारी सतसई की टीका है। फिर रामचरित लिखा है सदल मिश्र ने। आध्यात्म रामायण का यह रूपांतरण है। शिव प्रसाद सितारे हिंद का जो राजा बोस का सपना है वह टकसाली हिंदी में लिखा गया है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये जो 4 ऑप्शन है उनकी डिटेल बता रही हूँ। कृषक क्रंदन है। कृषक क्रंदन क्या है? श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से ये लिखते थे, तथा राष्ट्रीय भावना की कविता ये त्रिशूल नाम से लिखते थे। तो ये इनकी विशेष बात रही। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी। प्रेम सागर 1810 में लिखा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेलेजली ने। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मार्क्विक्स वेलेजली ने किया था, जबकि जॉन वॉर्थविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थे और लल्लू लाल तथा सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी थे। ठीक है, तो ये 2-3 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अब आपने गद्य साहित्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज और उसके लेखकों की क्या भूमिका रही, इसको देख लिया। अब हम हमारी गद्य विधा नाटक एवं एकांकी को स्टार्ट करेंगे। अर्थात मैं आपको नया टॉपिक समझाने से पहले, नया टॉपिक प्रारंभ करने से पहले 2-3 बातें बता देती हूँ परीक्षा उपयोगी। देखिए, आप इस प्रैक्टिस बुक को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसे अपने मित्रों में शेयर नहीं कर रहे, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अपने मित्रों के साथ मिलकर तैयारी कीजिए। आपने आज 5 प्रैक्टिस सेट मान लीजिए पढ़े। जैसे आज आप पहली बार चैनल पे, पहली बार ये वीडियो आप पर पहुंचा है। इससे पूर्व के जितने भी वीडियो क्रमबद्ध रूप से मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिए, अब अपने मित्रों में शेयर कीजिए। 5 प्रैक्टिस सेट्स आप सब पढ़िए, फिर उसमें से एक दूसरे से प्रश्न पूछिए। आपके जो रूममेट हैं, ये जो प्रश्न है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी जिसे आप 2nd ग्रेड 1st ग्रेड कहते हो उसकी तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर की कर रहे हो, नेट की कर रहे हो, एमए की कर रहे हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, सबके प्रश्नों का इसमें संकलन है। सब में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे नाटक एवं एकांकी है, सबसे पहले भारतेंदु काल से गद्य विधाओं का प्रारंभ हम मानते हैं ना, तो भारतेंदु काल में नाटकों के माध्यम से, लघु नाटिकाओं के माध्यम से जनता को जागृत करने का कार्य किया गया। ऐसे ही भारतेंदु की एक लघु नाटिका है अंधेर नगरी, जो हमने अपने चैनल पे पढ़ी है। ठीक है, तो अब नाटकों का विकास सबसे पहले हुआ, बाद में तो उपन्यासों का भी खूब प्रचलन हुआ, अन्य गद्य विधाएं, निबंध वगैरह खूब चली, लेकिन प्रारंभ यहाँ से हुआ। नाटक और निबंध ये ज़्यादा लिखे गए भारतेंदु युग में। कहानियाँ तो पहले से ही चल रही थी, थोड़ा कहानियाँ भी लिखी गई, लेकिन ये खूब लघु नाटिकाएं लिखी गई। अब आप जैसे इसको पढ़ रहे हैं तो या तो रामचंद्र शुक्ल की बुक से इसे देखिए, इसके अलावा सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक, तो उसमें तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में, और सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक 1 लाइनर के रूप में है। तो इनको थोड़ा सा नाटक और एकांकी से संबंधित थोड़ी सी डिटेल आप पढ़ लेंगे पहले, यदि प्लेलिस्ट से, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आज का पहला और गद्य विकास का पहला इसलिए क्योंकि वो आप कल के प्रैक्टिस सेट का मान लीजिए। 39वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रहसनों में एक जीपी
श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। कौन सा प्रहसन नहीं? उलटफेर, लबड़ धों धों, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। तो लबड़ धों धों प्रहसन जो है यह जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। लबड़ धों धों बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है, जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत जो तीनों ऑप्शन है वो जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित है। प्रहसन क्या होता है? प्रहसन यानी जिसमें हंसी मजाक के माध्यम से, जैसे नाटक होता है, लघु नाटिका होती है, वैसे प्रहसन यानी कॉमेडी वाला पार्ट जो है, जिसमें कॉमेडी के माध्यम से कोई संदेश दिया जाता है, कुछ व्यक्त किया जाता है, उसे कहते हैं प्रहसन। तो मूलतः अंधेर नगरी भी क्या है? एक प्रहसन ही है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो ये आपके यूपी पीएससी जीडीसी प्रवक्ता वाले में पूछे गए हैं। तो वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, इसको पहला मौलिक नाटक मानते हैं। भारतेंदु के अन्य मौलिक नाटक हैं चंद्रावली, विशस्य विष औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगन, सती प्रताप ये अधूरा रह गया था। जबकि कलिराज की सभा जो इस ऑप्शन में, तथा रेल का विकट खेल, ये किसके हैं? ये किसके हैं? ये बालकृष्ण भट्ट के हैं। ऊपर के जो ऑप्शन नंबर ए और बी हैं ये बालकृष्ण भट्ट के हैं, सी और डी है ना आपके, ये किसके हैं? ये आपके भारतेंदु के हैं। आगे देख लेते हैं, यह शाम पराजय की, भया की, संशय की, भय गए तिमिर से ये सुने भर, सॉरी, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? तो ये अंधा युग की हैं। याचक जब शब्द है ना, बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा, अब आप भय की, संशय की एक रात नहीं लगा दीजिएगा, है ना। अब ये किसकी है? अंधा युग की है। अंधा युग नाटक है, अंधेर नगरी नाटक है, जितने भी आपके नाटक, उपन्यास, जो किताबें हैं, पूरी पूरी जो किताबें, वो इसी चैनल का दूसरा भाग है, हिंदी बुकशाला। कौन सा चैनल है? हिंदी बुकशाला, इसी का दूसरा भाग है। उस पर मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट में ये मिल जाएंगे। जो भी आपके सिलेबस में है, ये भी यूपीपीएससी जीडीसी प्रवक्ता में पूछा गया, तो उनको पूरा पूरा पढ़िए। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, ये पूरा पढ़िए। पूरी पूरी बुक मैंने करवा दी। छोटे छोटे से ये नाटक हैं, इनको आप पूरा पढ़िएगा। बात करूँ उपन्यासों की, तो आगे जितनी भी किताबें पढ़ेंगे वो बुकशाला पे पढ़ेंगे, लेकिन उपन्यासों में गोदान और आपका बंटी यदि आपके सिलेबस में है, गोदान और आपका बंटी यदि आपके सिलेबस में, तो वो उपन्यास आपको इसी चैनल पर हिंदी नेटशाला पे मिलेंगे। इसके अलावा जितनी भी किताबें हैं, जितने भी उपन्यास है, वो आपको हिंदी बुकशाला पे मिलेंगे। बुकशाला का मतलब ये वो लाइब्रेरी जहां आपको किताबें सुनने को मिल जाएं। तो कृपया करके बुकशाला को भी जरूर देखें। इसके अलावा आपके आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के प्रैक्टिस सेट्स भी आपको हिंदी बुकशाला पर ही मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रतिदिन दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग आलस की वजह से हिंदी बुकशाला को नहीं देख रहे हैं। ये थोड़ा सा आप ना करें। परीक्षा की अच्छी तैयारी करनी है तो डिटेल में तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो ये जब वृद्ध याचक की जब बात आ जाए, झूठे भविष्य की बात आ जाए, तो अंधा युग लगा दीजिएगा। अब अंधा युग क्या है इसको समझ लेते हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। और आपको ये ढंग से इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे ना तो होगा क्या कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियां कौन से अंक से ली गई है। ठीक है। अंतिम अध्याय समापन प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाट्य की समाप्ति होगी। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959 और देशांतर। ये किसके हैं? धर्मवीर भारती के। पूर्व में भी पढ़ चुके हैं इनको हम। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, यह नाटक किसने लिखा है? तो यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, इसी को शुक्ल पहला मौलिक नाटक मानते हैं ना, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु के मौलिक नाटक विशस्य विष औषधम,
प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंदारावली, सती प्रताप। भारतेंदु के अनुदित नाटक हैं रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र तथा भारत जननी। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर को मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि विद्या सुंदर इनका है, लेकिन मौलिक नाटक, हिंदी का पहला मौलिक नाटक शुक्ल विद्या वैदिक हिंसा हिंसा नभवती को मानते हैं। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किन का है? जयशंकर प्रसाद का है। आपके उत्तराखंड लेक्चरर वाले में भी पूछा गया है और यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ा तथा प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। नाटक थोड़ी ऐसे आप लिखोगे कि ये रंगमंच पे प्रस्तुत किया जा सकता है तो इसको मैं लिख दूं, नहीं, आपको जो लिखना है जिससे उस जो आप बात कहना चाहते हैं वो प्रस्तुत होनी चाहिए। बाकी के साधन कौन जुटाएगा? रंगमंच जुटाएगा। कैसे प्रस्तुत करना ये उनका काम है, आप लेखक का काम थोड़ी है। ये मानते हैं प्रसाद। तो प्रसाद के चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी ऐसे ही नाटक हैं जिनमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान समाज को वास्तविकता से परिचय करवाना पड़ा था। और दिक्कत ये थी कि प्रसाद के नाटकों को रंगमंच पे प्रस्तुत करना रंगमंच कर्मियों के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा था। इतने सारे पात्र थे, युद्धों के वर्णन, तो उनको नहीं दिखाया जा सकता था। तो लोगों ने जब प्रसाद से इसकी शिकायत की तो प्रसाद ने कहा कि नाटक रंगमंच के लिए नहीं होता भैया, रंगमंच नाटकों के लिए बनाया गया है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल किसके हैं? मिस्टर अभिमन्यु के हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण लाल के अन्य नाटक देख लीजिएगा। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, तीन आंखों वाली मछली, कलंकी, कर्फ्यू, सब रंग मोहभंग, पंचपुरुष इत्यादि। एकांकी संग्रह इनके पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, ताजमहल के आंसू और मेरी श्रेष्ठ एकांकी। चलिए आगे देखते हैं। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सोना पाविया सिर धरो जल है जय है मैल। एक सेकंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किसकी पंक्तियां हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सोना पाविया सर धरो जल है जय है मैल। तो ये यूके SSC LT 2020 में पूछी है, तो वहाँ के सिलेबस में निश्चित ही ये नाटक लगा होगा जिससे ये पंक्तियां हैं। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? फेमस नाटक है मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। कालिदास और मल्लिका के प्रेम प्रसंग पर आधारित है आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, तीनों ही, बहुत कम नाटक मोहन राकेश ने लिखे हैं लेकिन तीनों ही नाटक हम हमारे चैनल पे पढ़ चुके हैं। आषाढ़ का एक दिन का मैं आपको लिंक दे दूंगी। लहरों के राजहंस हिंदी बुकशाला का सबसे फेमस वीडियो है। अभी तक लहरों के राजहंस आपने नहीं सुना हो तो छोटा सा नाटक है, जरूर सुनिएगा इसको। और इन्हीं में से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसी तरीके से प्रसाद के नाटक भी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आपके सिलेबस में हम पढ़ चुके हैं। यह सन 1958 में प्रकाशित। क्या क्या चाहिए आपको? अच्छा, मोहन राकेश द्वारा, वो रेड कलर के गत्ते के डिब्बे में हो सकता है, बीच वाली अलमारी में, या एक बार ये खोल के देख लो, यहाँ रखा होगा तो, नहीं तो बीच वाली अलमारी में होगा नीचे। इस नाटक के प्रमुख पात्र पुरुष हैं कालिदास, विलोम, मातुल आदि। स्त्री पात्र हैं मल्लिका, अंबिका, प्रियंगु मंजरी इत्यादि। प्रियंगु मंजरी से कालिदास का विवाह होता है। अंबिका मल्लिका की माँ होती है। अंबिका भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जन्म मोहन राकेश का 1925 में अमृतसर में हुआ। आधे अधूरे इनका 1969 में लिखा गया। लहरों के राजहंस 1963 में लिखा गया। और देखिए तीनों ही हैं, तीनों इनके इतने फेमस हैं नाटक हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते, तीनों में से पूछ लेते हैं। और आपका ये जो है ना आधे अधूरे, इसमें उसकी जो बेटी का संवाद है कि ऐसा लगता है कि मैं इस घर से कुछ खालीपन अपने साथ, कुछ ऐसा है जो इस घर से मैं अपने साथ लेकर गई हूँ। तो वो जो आपका प्रश्न है वो नेट में भी पूछ लेते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछ लेते हैं। तो कहने का अर्थ मेरा यही है
कि जो एकदम से जिस राइटर के फेमस नाटक है और जो आपके सिलेबस में, उनको पूरा पढ़िएगा। बाकी जो हमारे हिंदी साहित्य के फेमस नाटक हैं उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो सिलेबस में है या नहीं है। अब उनमें से एक अंधा युग हो गया, मोहन राकेश के नाटक हो गए, इसके अलावा प्रसाद के नाटकों के पूछ लिया जाता है कि ये कथन किस नाटक से है, पात्र पूछ लिए जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं, फिर चर्चा करेंगे। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? एकांकी। वेरी इजी। अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी और एकांकी नाटक दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। हिंदी में प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। अब बाकी के तीन ऑप्शन देख लेते हैं। रिपोर्टाज क्या होता है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग और हिंदी में सूचना वाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। आत्मकथा, जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी स्वयं की कथा कहता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीती से मानी जाती है। डायरी, अपने अंतर्मन की उथल पुथल और नितांत निजी अनुभूतियों को, अब यहाँ पे नितांत अनुभूति लिखा है लेकिन आप इसको पढ़िएगा, नितांत निजी अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं। चूंकि इसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज करते हैं इसलिए इसे दैनिक नंदिनी भी कहते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चले जात अति ख्वारी, इह अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लिखित की हैं? तो भारत दुर्दशा के संबंध में इनको उल्लिखित किया गया है। उक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा 1880 की हैं। भारतेंदु को हिंदी नाट्य गद्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 को माना जाता है। मौलिक नाटक कौन से हैं? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विश्वास, ये हम पढ़ चुके हैं पूर्व में, इसको नहीं पढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है? तो सुहाग बिंदी और ययाति ये गोविंद वल्लभ पंत द्वारा लिखे गए हैं। कौन से लिखे गए हैं? सुहाग बिंदी और ययाति। अब ये जो नाटक है ना, इनके सिर्फ आप नाटक और नाटककार देखिए। इनका मैं नहीं कहूँगी कि आप इन नाटकों को पूरा पूरा पढ़ने बैठें, तो जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो हिंदी के प्रतिनिधि नाटक हैं, जैसे प्रतिनिधि उपन्यास है, मतलब जो प्रमुख हैं, प्रमुख उपन्यास हैं, जैसे गोदान है। आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो और गोदान आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। आपको गोदान पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो आपके सिलेबस में, बल्कि आप हिंदी के शिक्षार्थी होकर गोदान से अपरिचित हैं, ये बात ठीक नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से पढ़ें, आपके पास है, आप खरीद के भी पढ़ सकते हैं। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार गोविंद वल्लभ पंत हैं। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक कोहिनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध रहा और सारे भारत में 100 से बार अधिक मंचित किया गया। बलि का बकरा नामक लघु कथा उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, हाँ, गोविंद वल्लभ पंत का अंगूर की बेटी बहुत पूछा जाता, वरमाला और राजमुकुट आदि नाटक लिखे हैं। अब इन अन्य जैसे ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में एक का तो हम पढ़ ही रहे हैं, बाकी 3 का मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि आगे कहीं ना कहीं इनके नाटक इन्हीं प्रैक्टिस सेट्स में आएंगे। और फिर सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक से नाटक वाला आप जब पोर्शन निकालोगे उसमें सबके अलग अलग दिए हुए हैं। अब सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे में वन लाइनर के रूप में पढ़ चुके, फिर यहाँ हर प्रश्न के 4 ऑप्शंस की मैं डिटेल पढ़ूँ, डबल बार टाइम खर्च नहीं करना है। पढ़ना आपको वो भी है तो वहाँ पढ़ लीजिए, बाकी जो जरूरी है वो मैं आपको व्याख्या सुना रही हूँ। और जैसे धर्मवीर भारती हैं, हरि कृष्ण प्रेमी है, उदय शंकर, इनके जो आगे प्रश्न आएंगे उसमें इनकी व्याख्या सुना दूंगी। तो कई बार आप लोग कहते हैं ना मैम आप व्याख्या नहीं सुना रहे हो, जो आगे रिपीट हो रहा है या जैसे 2-3 बार पीछे रिपीट करें, मैं वही व्याख्या नहीं पढ़ती हूँ, बाकी पूरा आपको डिटेल में समझाती हूँ। नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष का है। डायरेक्ट देखते हैं इसको। खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष का है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है और दुलारी बाई मणि मधुकर का है। ख्याल भारमली हमीदुल्ला का है। इसके अलावा हम लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली पढ़ चुके हैं बुकशाला पर, यदि आपके सिलेबस में हो तो। आज इतना ही करेंगे, कल की कक्षा में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको, कल की कक्षा में से आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका मैं
कृष्ण काव्य धारा का जो वीडियो है हिंदी बुकशाला पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप हिंदी बुकशाला पर जरूर देखिएगा। संभव हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी। इसके अलावा कुछ अन्य फेमस लिंक भी आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को कोशिश करूंगी मैं, प्रयास रहेगा आपके लिए। और बाकी तो आप लोग वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। बाकी डेली डेली एक ही बात कहना अच्छा नहीं लगता है। आप लोग चैनल पे वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि यदि कोई कारण है ऐसा जिसके कारण आप चैनल को क्योंकि दोनों ही चैनल, देखिए हिंदी बुकशाला तो उस तरीके का चैनल है जिससे आप आजीवन जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हिंदी बुकशाला पे तो किताबें हैं, आप प्रैक्टिस सेट्स आज सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद किताबें हैं हिंदी, जो किताबें आप पढ़ना चाहते हो आपको मिल नहीं रही हैं तो वो आपको हिंदी बुकशाला पर आराम से सुन लीजिए। रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, काम करते करते आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कह रही थी मैं, क्या आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना। आप लोग मैडम बार बार कहते हैं, यूट्यूब पे जितने भी लोग बार बार कहते हैं सब्सक्राइब करो। देखिए भाई, बाकी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 3-4 साल मतलब काफ़ी लंबे समय से मैं यूट्यूब पे हूँ और आज तक 1 रुपये की भी अर्निंग मुझे हुई नहीं है। तो और कहीं ना कहीं यही मतलब लगता है कहीं ना कहीं कि ना कब तक अब दूसरों से रिचार्ज करवाते रहेंगे। तो आप लोग अगर थोड़ा सा सपोर्ट करें, इन वीडियोस को शेयर करें, तो जैसे किताबें आप लोगों के लिए मैं परचेज़ करती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए। जब वीडियोस बनाते हैं तो उनको अपलोड करने के लिए थोड़ा डाटा भी ज़्यादा देना पड़ता है। 2-2 चैनल में चला रही हूँ और इनकम कहीं से हो नहीं रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगी, वीडियोज़ नहीं डालूँगी मैं, आपसे ना कोई वो, अरे ठीक है भाई, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सुधार करने चाहिए। मिलती हूँ आपसे पुनः बुकशाला पे। नमस्कार, धन्यवाद, जय